Hello, good morning, friends, and welcome to our this YouTube channel Only Success. Today we will be discussing the Hindu newspaper, the editorial analysis we will do, and at the end we will take 5 important vocabulary of English. दोस्तों, और जैसे कल तो छुट्टी थी 15 जनवरी की, इसलिए कल का सेगमेंट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। और आज 16 जनवरी है, हम लोगों ने आज हिंदू का एनालिसिस भी करेंगे हिंदी में, और इसके बाद में जो कुछ सेगमेंट है हम लोग कुछ सेगमेंट को भी लेंगे। और चलिए हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमारा और हमारी टीम का पूरा मोटिवेशन बना रहे और अच्छा कंटेंट आपको देने के लिए हम लोग एनकरेज हों। प्लीज़ आप लोग चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना एक भी टाइम को वेस्ट किए हुए। हमारी जो पहली न्यूज़ है, हम लोग पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। बेसिकली जो 5 स्टेट्स में, बेसिकली आज थोड़ा सा फैक्चुअल इम्पॉर्टेंट भी है। आप लोग वैसे MCQ सेगमेंट में मैंने काफ़ी कोशिश की है कि चीज़ें कवर हो जाए आप लोग, लेकिन फिर भी जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं और तो हम लोग आप लोग प्लीज़ पेन और पेपर लेके बैठा करिए, जिससे जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं देन एंड देयर आपको बताऊँ, आप लोग नोट कर लिया करिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि मतलब उनका मेरे पास काफ़ी कमेंट भी आ रहा था कि सर इसमें नोट्स कैसे बनाएं। तो हम लोग अलग से उस सेगमेंट को डील करेंगे कि द हिंदू के नोट्स कैसे बनाने हैं, जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं। बाकी मैक्सिमम फैक्चुअल क्वेश्चंस तो यहीं कवर हो जाते हैं, आप लोग उसी को नोट डाउन कर लिया करिए। बाकी चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक अलग से वीडियो बनाकर मैं नोट मेकिंग ऑफ हिंदू मेकिंग हम लोग करके एक अलग से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, जो 15 जनवरी तक जो रैलीज थी, पदयात्रा जितना भी था, उसमें रोक लगाई हुई थी। उसने जो कोरोना के केसेस डे टू डे बढ़ रहे हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, उसने और भी रोक लगा दी है। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि जो रोक हमने 15 जनवरी तक लगाई थी उसको बढ़ा के 22 जनवरी तक कर दी गई है। बट उसमें थोड़ा सा लिबर्टी दे दी गई, इलेक्शन है तो आप मीटिंग कर सकते हैं, बंद कमरे इंडोर मीटिंग्स आप करेंगे तो उसमें 300 लोगों के साथ आप 50% की कैपेसिटी, 300 लोग या जो भी उस कमरे की कैपेसिटी है 50% की, उसके साथ ही आप मीटिंग कर सकते हैं। बाकी पदयात्रा रैली सभी भी बंद रहेंगी। अच्छा, अभी 22 जनवरी के बाद इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि अब आगे क्या करना है बेसिकली। अच्छा, ये देखिए, अब याद देख लीजिए, सुशील चंद्रा जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, यूपी से रिलेटेड, हम लोग के लिए ज़रूरी नहीं है। ये कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये एक फैक्चुअल न्यूज़ है, इसको देख लीजिए आप लोग। बेसिकली जो पोंगल होता है, पोंगल में जैसे साउथ इंडिया में जल्लू कट्टी होता है, ठीक है, वैसे ही आसाम में माघ बिहू फेस्टिवल होता है बुल फाइट का। ठीक है, जो पोंगल के माघ बिहू फेस्टिवल है, माघ बिहू फेस्टिवल इसको नाम भी कहते हैं, बुल फाइट, इसमें बुल फाइट होती है। तो यहाँ कहाँ का है ये आपको पता होना चाहिए, आसाम का है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद होना चाहिए बेसिकली। और ये रिलेवेंट, ये तो जितना ये अलग डिफरेंट कलर का है, जो लोगों ने अभी तक कोई भी हमारा सेगमेंट नहीं देखा है उनके लिए बता दूं, जो हम लोग वोकुलरी सेगमेंट डिस्कस करते हैं उसमें जो डिफरेंट कलर यानी ग्रीन कलर का रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हेडलाइंस में या कीवर्ड्स रहते हैं उनको हम लोग लास्ट में जो डिस्कस करते हैं उसमें ये ग्रीन कलर के रहते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान करते रहिए, हो सकता है मैं बीच में बताना भूल जाऊँ, बट ये कलर ग्रीन कलर का आप लोगों को मिलेगा, इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट रहेगा। और आगे चलिए अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड और थर्ड पेज हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। लेकिन ये देखिए ग्रीन, ये अगेन वोकेबलरी से रिलेटेड है, ये आप लोग आखिरी में स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिए, या लास्ट में मैंने डिस्कस किया है, लास्ट वाला पेज आप लोग ध्यान से देख लिया करिए। अगली चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। ये देखिए, ये जो सेगमेंट है बेसिकली जो रिपब्लिक डे परेड में जो 5 इम्पॉर्टेंट जो हमारे नेशंस हैं, रिपब्लिक, देखिए हम लोग जैसे हमारे इस शुरू हुआ है एक कल्चर कि रिपब्लिक डे में हमारी गवर्नमेंट किसी बाहर के एक फेमस डिग्निटरी को, जो हमारे पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है, उसको हम लोग एज ए चीफ गेस्ट इन्वाइट करते हैं। अब चीफ गेस्ट इन्वाइट करने का मतलब होता है कि एक गुडविल जेस्चर होता है। तो इस बार के रिपब्लिक डे परेड के लिए हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के 5 नेशंस को इनवाइट किया था। ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्विज़ में भी डील किया हुआ है, आप लोग क्विज़ सेगमेंट को भी वॉच करिए, तो जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे आप लोगों को रिवीजन हो जाता है। बट इसको भी देखिए क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो यहीं डिस्कस हो सकती हैं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आप बहुत सारी चीज़ें नहीं बना सकते हैं, फिर वो बोरिंग हो जाती है। हर चीज़ का एक रेलेवेंस होता है, यहाँ पे रिव्यू का रेलेवेंस है, आप लोग प्लीज़ इसको भी देखिए। अब इसमें हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने बोला है कि
कोरोना की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक रिव्यू कर रहे हैं इस प्लान पे जो इनवाइट किया है, क्या इसको स्थगित करके आपको क्या वर्चुअली मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इस पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है। अब क्यों कर रही, कोरोना है, अब ऑलरेडी डिग्नेटरीज आएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसमें कौन कौन से नेशंस हैं जिनको इनवाइट किया गया है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें क्या है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये जितने भी स्थान करके जितने भी हैं, ये सारे ही है। आपको क्लू दे रहा हूँ, इस जितने भी स्थान टाइप के सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये सारे इसमें इनवाइट किए गए। ये आपको पता होना चाहिए और ये आपके एमसीक्यू में भी दिया है और आगे भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है, मतलब क्या ऐसा न्यूज़ आती है, क्या ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम लोग वर्चुअली मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे रिपब्लिक डे परेड पे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग अगर प्लान कर रहे हैं तो कोरोना की वजह से, कोरोना 2020 से चल रहा है, तो 2021 में भी हमने जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन थे ब्रिटिश के, उनको इनवाइट किया था, पर उस समय भी कोरोना था, तो उनको फिर क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही ये हमारे मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। तो ऐसा इस साल भी हो सकता है, तो इस पर सीवियरिटी को देखते हुए गवर्नमेंट प्लान कर रही है। ठीक है, और ये सिर्फ 5 नेशंस हैं। कौन कौन से नेशन है ये आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए। ठीक है, चलिए अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही डिस्कस करते हैं, पूरा पॉलिटिकल और कोरोना रोज़ रोज़ का हम लोग डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये देखिए, जो अगली अगली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिलीपींस अप्रूव्स डील फॉर ब्रह्मोस मिसाइल। अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग बनाते थे, बट अभी हुआ क्या है, मतलब रशिया और इंडिया मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का एक जॉइंट वेंचर था। अब हम लोगों ने कॉमर्शियली प्रोड्यूस करना इसको शुरू कर दिया है। अब कॉमर्शियल प्रोड्यूस करेंगे तो खरीदेगा कौन? तो बेसिकली जो पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, या कह लीजिए अभी तक जो पहला ही कंट्री है, वो फिलीपींस है। फिलीपींस ने पहली बार इसे डील को अप्रूव कर दिया है। तो जो भी फिलीपींस इस डील को पहली बार ब्रह्मोस अप्रूव किया है, ये पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हो गया है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद होना चाहिए, और इसका नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं इसमें। तो एक सेकेंड, ये स्क्रॉल डाउन हो गया है। और हाँ, ये जो फिलीपींस वाली न्यूज़ थी, हम लोग ये फिलीपींस वाली न्यूज़ कर रहे थे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बस इतना ही है कि जो फिलीपींस है, इसने ब्रह्मोस के साथ जो डील की है इंडिया के साथ, ये पहला कंट्री बन गया है। और अगर इसका फ़ायदा ये है कि और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ रहेंगी, तो वो अब इंडिया को एक तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट होगा, दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, और भी कंट्रीज़ अगर लेंगी तो इंडिया की एक जो आर्म्स मेकिंग वाली जो इमेज है वो बिल्डअप होगी। चलिए, ये हो गया, ये फिलीपींस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अगला इम्पॉर्टेंट जो भी यहाँ रहता है, रिसेंटली जयशंकर और राजपाक्से ने जो लोन हुआ है, बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं, चाइना जो कंट्री है, तो वो 5 कंट्री नेशंस की विज़िट पे है। फिर उसमें रिसेंटली श्रीलंका में भी गया था, तो उसने क्या किया है कि वहाँ पे वो कोशिश ये कर रहा है कि जितने भी इंडिया की नेबर कंट्रीज़ हैं, उनको बहुत से ज़्यादा लोन से या किसी भी तरीके से एल्यूर करे, इन्फ्लुएंस करे, जिससे कि उसका इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में बढ़ जाए। और इंडियन ओशन में अगर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, तो इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना के पास बहुत सारी बेसिस हो जाएंगे। तो बेसिकली इंडिया भी चाहता है कि श्रीलंका को या जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करे। और इन्फ्लुएंस करने के लिए कैसे कर सकता है, तो रिसेंटली इंडिया ने चाइना के श्रीलंका के लिए एक अच्छा खासा लोन का पैकेज अप्रूव किया हुआ है। तो ये न्यूज़ उसी से रिलेटेड है कि द असिस्टेंस विल बी यूज फॉर इम्पोर्ट ऑफ फूड, मेडिसिन एंड फ्यूल। तो इंडिया ने क्या किया है, बेसिकली ये जो न्यूज़ है, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो जयशंकर हैं, उन्होंने बोला है कि 1.5 बिलियन टू हेल्प श्रीलंका इम्पोर्ट फूड, मेडिसिन एंड फ्यूल एमिड अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक मेल्टडाउन। मतलब इंडिया का जो श्रीलंका का क्राइसिस चल रहा है, क्राइसिस बेसिकली फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, या इकोनॉमिक स्लो डाउन के लिए, तो इंडिया ने किया क्या है कि 1.5 बिलियन डॉलर का असिस्टेंस दिया है। और कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि इसमें 400 बिलियन डॉलर का जो और भी मदद की थी, ये है
फिर यहाँ पे ये सार्क नेशंस का जो 400 मिलियंस टू जो स्वैप अरेंजमेंट इंडिया ने किया था। तो बेसिकली ये डिप्लोमेटिक मूव है इंडिया की तरफ से कि कैसे भी श्रीलंका को करके ये अपने फेवर में या इन्फ्लुएंस करे, ये सब टैक्टिक्स होती हैं। तो बेसिकली इसमें नोट डाउन करने के लिए कुछ नहीं है, और बस ये है कि अवेयरनेस के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एक अगली इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो चाइना ईरान स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग स्वैपिंग स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अब चाइना मूव क्या चाहता है कि एशियन और साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जो भी, उसमें कैसे अपने आप को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या कर रहा है कि बेसिकली जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, तो वो न्यूक्लियर डील को लेके बेसिकली ये मतलब फॉलो बैक है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का। तो इसमें क्या है कि 2015 में एक डील हुई थी, मतलब एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ईरान, यूएसए, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने डील किया था कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम आप अपने बंद कर दो, ईरान को बोला था, तो अगर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगर आप बंद कर देते हैं तो आपको जो सैंक्शंस उसमें कुछ रिलीफ मिल जाएगा। बाद में हुआ क्या कि 2018 में यूएस ने बैक ट्रैक कर लिया, इस एग्रीमेंट से वापस आ गया। तो इसमें बेसिकली ये है कि ईरान पे जो सैंक्शंस थे उसके इकोनॉमिक सैंक्शंस हो गए, ट्रेडिंग सैंक्शंस हो गए। तो बीजिंग ने बेसिकली न्यूज़ आज ये है कि बीजिंग का जो इलीगल सैंक्शन तेहरान के ऊपर लगाया गया, तो बीजिंग चाहता है कि किसी भी तरीके से तेहरान को वो अपने फेवर में ले ले। अगर फेवर में लेता है तो उसका जो और भी जो सिल्क रूट है या बिल्ड कॉरिडोर है उसमें फ़ायदा मिलेगी। तो बेसिकली ये एक डिप्लोमेटिक मूव है चाहता ईरान को अपने फेवर में करने के लिए। और इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसा खास नहीं है इस पेज में। नेक्स्ट हम लोग साइंस एंड टेक वाले पेज पे आते हैं। साइंस एंड टेक में क्या है कि बेसिकली इसमें जो कोवैक्सिन बूस्टर डोज इंक्लूड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़, इसमें पूछा जा रहा है मतलब बेसिकली न्यूज़ ये है क्या कोवैक्सिन वाकई में मतलब जो कोरोना के लिए यूज़फुल है या नहीं है। तो इसके लिए बस इतना ही है। इसमें अवेयरनेस वाला इसमें केस स्टडी दी हुई है, केस स्टडी है, इसमें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नोट डाउन नहीं करना है। इसमें केस स्टडी ये है कि कुछ लगभग 184 पार्टिसिपेंट को शामिल किया गया था, और शामिल करने के बाद में इसमें उनके ऊपर केस स्टडी बनाई गई है। अब केस स्टडी बनाने का मतलब ये था कि दूसरी डोज लगाने के 6 महीने बाद उनको बूस्टर डोज लगाई गई कोवैक्सिन की, क्योंकि जो बायोटेक इंडिया की कंपनी है उसने कोवैक्सिन बनाया है, उसने क्लेम किया था कि हमारे लिए ये बेनिफिशियल है और हमारे लिए ये ठीक है। तो उसने मतलब ये 184 पार्टिसिपेंट पे ये ट्रायल किया। ट्रायल करने के बाद में उसने पाया कि बूस्टर डोज लगाने के बाद माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। द बूस्टर dose was found to be safe. The most frequent adverse events reported were mild and transient pain and itching at the injection site. यानी कि मतलब उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस बूस्टर डोज लगाने के बाद जहाँ पे इंजेक्शन आप लगाते हैं वहाँ पे थोड़ी सी खुजली हो सकती है, थोड़ा सा पेन हो सकता है, और बट ओवरऑल ये सेफ़ है। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है। और जैसे कि और इसमें कुछ भी नहीं केस स्टडी में, जैसे कि 10 जनवरी से ये हमारा बूस्टर डोज शुरू हो गया है। तो अब इसमें प्रायोरिटाइज में क्या कर लिया, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो ओल्ड सिटीजन्स हैं। तो इसमें द रीज़न फॉर प्रायोरिटाइजिंग पीपल अबव 60 ईयर्स फॉर अ बूस्टर शॉट इज़ बिकॉज एल्डरली पीपल आर रिलेटिवली लेस लाइकली टू हैव डेवलप्ड सफिशिएंट एंटीबॉडीज आफ्टर 2 डोजेस। मतलब 2 डोज लगने के बाद भी जो एल्डरली जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो 60 वाले, उनके साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि वो कोरोना के लिए इम्यूनिटी बहुत चांसेस कम होते हैं कि डेवलप कर पाएँ। तो उनको कोई भी दिक्कत ना हो इस जो ओमिक्रॉन वायरस है, इसलिए उनको प्रायोरिटी में उनको बूस्टर डोज लगाने के लिए शुरुआत में बोला गया है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी स्ट्रांग 2 डोज के बाद नहीं होती है। बस बेसिकली इसमें एक केस स्टडी है, फिर किसने कितना डोज किसको दिया, कैसे दिया, तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा खास नहीं है, यू कैन स्किप दिस ऑल। तो अच्छा, रेस्ट जो क्विज सेगमेंट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट था विटामिन डी से रिलेटेड था कि विटामिन डी के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो ओवरऑल विटामिन डी साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बट नॉट फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसमें बेसिकली जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो बस इतना ही है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है और विटामिन डी कहाँ कहाँ काम करता है। तो इसमें बेसिकली इसमें बोला गया है कि हम लोग इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं कि
विटामिन डी डिफिशियंसी इज़ एसोसिएटेड विद रिकेट्स। अब इसमें एक सीधा सा सवाल यही बन जाता है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी हो जाती है। अब इसमें सीधा आंसर इसका ये है कि रिकेट्स। रिकेट्स मतलब हड्डियों की बीमारी होती है। जब रिकेट्स बीमारी किसी को हो जाती है तो उनके बोन्स में प्रॉब्लम हो जाती है। अब उसमें क्या है कि चलने में दिक्कत होती है, कट कट की आवाज़ आती है, दर्द हो सकता है। इन रिकेट्स द बोन टिश्यू डस नॉट करेक्टली मिनरलाइज, मतलब उसमें जो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, वो बेसिकली हड्डियों में नहीं, मतलब उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है रिकेट्स में। रिकेट्स का सिम्टम है ये ठीक है। अब इसमें और थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। लीडिंग टू सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स रिजल्टिंग इन स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़, मतलब हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। हाउएवर वी आर बिकमिंग अवेयर दैट विटामिन डी वर्क्स मोर एज ए हार्मोन दैन इज इन्वॉल्व इन ए होस्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। इट इज़ की टू मेंटेनिंग मेटाबॉलिक फंक्शंस, इम्यून सिस्टम, बोन हेल्थ, मतलब बेसिकली ये कई और चीज़ों में मदद करता है। की टू मेंटेन मेटाबॉलिक function, immune system, bone health and play crucial role in depression, mood swing, anxiety and sleep etc. बस इसका जान लीजिए, विटामिन डी इज़ मदर ऑफ ऑल विटामिन्स। इसको बहुत अच्छे से क्विज़ में डील किया गया है। और अब ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब अगला जो है ये आपके, अगर जो आप मतलब सिविल से रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आपको एक फॉलोअप पता होना चाहिए। तो फॉलोअप में क्या पता होना चाहिए? अगली जो न्यूज़ है वो बेसिकली ये है कि व्हाई इज़ इंडिया चैलेंजिंग WTO वर्डिक्ट ऑन शुगर। तो इसमें इंडिया के खिलाफ WTO ने एक वर्डिक्ट दिया है। वर्डिक्ट में ये बोला गया था कि उसने, जो अपीलेट बॉडी है, इंडिया की सब्सिडी को लेके कई लोगों ने बोला था कि मतलब बेसिकली हुआ ये है कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, इन कंट्रीज़ ने इंडिया के ख़िलाफ़ जो है WTO में केस किया था। इनका कहना यह था कि इंडिया अपने फार्मर्स को, शुगर मिल्स को ऑलरेडी इतना ज़्यादा सब्सिडी देते हैं कि जिससे कि हमें और हमारे इंटरनेशनल मार्केट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस गिर जाती है, या ओवर प्रॉफिट करने के लिए वहाँ के फार्मर्स उस चीज़ का रेट बढ़ा देते हैं। तो हमारे यहाँ नुकसान होता है, जिसके कारण हमें पूरी दुनिया से पूरा नुकसान उठाना पड़ता है। तो उसके एवज में हुआ क्या, ये फॉलोअप है। WTO ने एक नियम बनाया कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। हुआ क्या, स्टोरी क्या है? इंडिया दिस वीक फाइल्ड एन अपील विद अपीलेट बॉडी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूटिंग अ वर्डिक्ट by WTO's dispute settlement panel last month on sugar subsidies. The WTO's dispute settlement panel had ruled that India, by subsidizing sugar producers, was breaking rules framed under the General Agreement on Tariff and Trades, which govern international trade. Basically WTO ने ये बोला कि इंडिया जो रूल है गैट के अकॉर्डिंग वो ब्रेक कर रहा है। गैट बेसिकली WTO से रिलेटेड एक एग्रीमेंट है, जिसके तहत ये हुआ था कि सभी जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज़ होंगे वो WTO के सारे नियम मानेंगे, और उसी को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और ट्रेड बोलते हैं। ये एक समझौता है सभी देशों के बीच में। तो इंडिया ने उसका वायलेशन किया है, इसलिए जो है सब्सिडी के मामले में इंडिया को बाकी देशों की बात माननी पड़ेगी। अब इसमें ये इशू है क्या? बेसिकली इशू ये है कि 2019 में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला कंप्लेंट अगेंस्ट इंडिया WTO आर्ग्यूइंग दैट सब्सिडीज ऑफर बाय इंडियन गवर्नमेंट, वही सारी चीज़ें हैं, वही जो मैंने आपको बताएं कि जो इंडिया सब्सिडी दे रही है वो मतलब वो WTO के रूल्स के अगेंस्ट है। तो इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें नुकसान हो रहा है। और WTO के नियम के हिसाब से, WTO का नियम ये कहता है कि आप सब्सिडी उतनी ही दे सकते हैं जितना टोटल शुगर का एक्सपोर्ट है, या शुगर की जो भी प्राइस है उस पूरी सब्सिडी 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा है तो वो नियम का पालन नहीं हो रहा है, नियम का उल्लंघन है। पर इंडिया ने जब इसको देखा, इंडिया ने कहा नहीं, ये पूरा डॉक्यूमेंट फेक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम सब्सिडी ऐसे नहीं दे रहे हैं, हम इनडायरेक्ट सब्सिडी देते हैं। जैसे अगला है, व्हाट इज़ इंडियाज़ स्टैंड। अच्छा, थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडिया इज़ सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एंड ब्राज़ील आफ्टर ब्राज़ील, मतलब इंडिया में दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन होता है। सबसे पहला होता है ब्राज़ील में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, ठीक है। और इसके बाद में होता है इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब इसमें
दूसरा एक स्टैंड है, इसमें कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया का स्टैंड है क्या बेसिकली, जो WTO ने बोला है। इंडिया कह रही है कि इंडिया हैज़ आर्ग्यूड एट द WTO दैट इट डज नॉट ऑफर डायरेक्ट सब्सिडीज टू शुगर केन फार्मर्स, दस डज नॉट ब्रेक एनी इंटरनेशनल ट्रेड रूल। इंडिया ने बोला कि हम शुगर के फार्मर्स को डायरेक्टली कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। अगर जब डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं तो हमने कोई नियम तोड़ा ही नहीं है। जब नियम नहीं तोड़ा है तो किस बात पे हमारे ऊपर ये सारे नियम बनाए गए हैं। अच्छा, इंडिया ने बोला, किसी ने इंडिया की बात नहीं मानी कि भाई तुम ये बोल रहे हो, हम क्यों माने ये बात। और क्योंकि अब बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट जो है, जैसे बाकी फसलों में MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वो MSP होता है बेसिकली जब कोई भी हमारा क्रॉप होता है, जैसे वीट है, उसमें MSP गवर्नमेंट डिसाइड करती है 2000, ठीक है। तो ऐसे ही करके मटर होता है, गेहूं, चना, मतलब देर आर ऑल सीरियल्स इन विच MSP हैज़ बीन डिसाइडेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। इन द सेम वे देयर इज FRP। FRP स्टैंड्स फॉर फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। FRP, ये गन्ने के लिए FRP डिसाइड किया जाता है कि जैसे कि जो मिनिमम प्राइस है, जो शुगर मिल ओनर्स हैं, जहाँ पे चीनी बनती है, वो लोग शुगर मिल, जो वो लोग गन्ना खरीदते हैं, और गन्ना खरीदते हैं तो किस रेट में वो खरीदेंगे गन्ना, ये सरकार डिसाइड करेगी, तो वो रेट उनको देना ही पड़ेगा। तो बेसिकली ये सरकार यहाँ पे डिक्टेट करती है। दूसरा क्या है कि ये अब एक तरह से गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड कर रही है। दूसरा क्या है, जब आर्गुमेंट है कि अगर उनको किसी भी तरीके से, अगर उन्होंने जिस प्राइस में ख़रीदा है, जैसे अभी स्टैटस था कि जिस प्राइस में शुगर के मिल के जो ओनर थे, उन्होंने जिस गन्ना ख़रीदा जिस रेट पे, पूरे मार्केट में शुगर का रेट ही नहीं बढ़ा, ना खपत बढ़ी। तो उन्होंने क्या किया कि ख़रीद तो लिया पर उनको वो वापस नहीं हुआ पूरा पैसा, तो उनको नुकसान हो गया। तो सरकार ने फिर क्या किया, 3000 करोड़ का उनको एक पैकेज दिया, ठीक है, कि ये लो अपना नुकसान की भरपाई कर लो और इसके बाद में मतलब आगे बढ़ाओ चीज़ें। तो बेसिकली अब इसमें होता क्या है, द हाई प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर शुगर सेट द गवर्नमेंट इज बिलीव टू हैव लेड टू ए सप्लाई ग्लूट दैट इन टर्न हैड कॉज शुगर प्राइस इन ड्रॉप। मतलब बेसिकली शुगर प्राइस गिर जाएगा, बेसिकली यही है कि गवर्नमेंट मतलब मोटा इसकी कहानी इतनी ही है। आपको इसमें कुछ नोट्स नहीं बनाना है, एक समझ डेवलप करनी है। अगर एक 200-250 वर्ड का अगर लिखना भी रहे तो इसको आपको कैसे करना है, इसको बस यही है कि इंडिया सब्सिडी दे रही है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिल के, और इस जिसका विरोध जो है इंटरनेशनल फोरम पे, WTO पे दूसरे देश कर रहे हैं। अब इसमें है क्या, विरोध अगर कर रहे हैं, इंडिया ने फिर से अपील किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे साथ तो फिर गलत हो रहा है। तो इसका रास्ता क्या है, इसका रास्ता यही है कि अगर इंडिया WTO के अपीलेट जो बॉडी है उसकी बात नहीं मानेगी, तो उसमें ये हो सकता है कि उसमें रिटेलिएशन एक्शन हो सकता है इंडिया के ऊपर। दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल टैरिफ इन इंडिया, और टैक्स लगाया जा सकता है अगर उसने इंडिया ने बात नहीं मानी तो, और या इसके बाद में कुछ और भी किसी भी तरीके से पेनल्टी या फाइन की करके इंडिया को पनिश किया जा सकता है। बट इसका एक इंसिडेंटली इंडिया के किस्मत अच्छी है, जो अपीलेट बॉडी है WTO अच्छे से काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, उसके पास पूरे मेंबर्स नहीं हैं, और उसमें US ने उसका अपॉइंटमेंट रोक रखा है कि यहाँ पे मेंबर की नियुक्ति होगी नहीं। जब मेंबर की नियुक्ति नहीं होगी तो कोई भी नियम अच्छे से पालन नहीं हो पाएगा। तो ये इंडिया के फेवर में, इंडिया की किस्मत अच्छी है इसलिए, बट इशू इतना ही है। देखते हैं आगे क्या होता है, और कोई अगर डेवलपमेंट होगी तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगली जो न्यूज़ है, हैज़ द प्रोसेस टू मेजर TRP इम्प्रूव्ड। अब TRP क्या है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। बेसिकली अभी जो न्यूज़ है, क्यूज़ में हम लोगों ने डील किया है इस चीज़ को, कि एक बार्क बॉडी होती है। बार का फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इसका काम ये होता है कि जो पूरी टीवी होती हैं, जितने भी जैसे न्यूज़ चैनल्स होते हैं, जितने भी कोई प्रोग्राम्स होते हैं टीवी में या किसी भी सिनेमा में, तो उसकी कोई भी रेटिंग्स तय करती है बॉडी। अब रेटिंग तय करती है तो उसमें रेटिंग तय क्यों की जाती है, रेटिंग तय करने से होता है कि उसमें जो भी एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं, जितने भी प्रमोशंस आते हैं, वो कौन सी TRP किस प्रोग्राम की कितनी ज़्यादा है और उसका ऐड का कितना खर्चा लगेगा, वो डिसाइड वो बॉडी करती है। इसमें अब ये इसमें न्यूज़, मतलब मैंने तो आपको ब्रीफ कर दिया, बट इसमें न्यूज़ जो है ये कुछ दिन पहले ये बार के जो है सस्पेंड कर दी गई थी कि इसमें रेटिंग्स नहीं होंगी।
अब इसमें बार को सस्पेंड क्यों किया था? इसमें हुआ कि जब ऐसी रेटिंग के हिसाब से सबको ऐड मिलेगा, प्रमोशंस मिलेंगे, तो इसमें ये होगा कि सब इसको मैनिपुलेट करने लग गए। मैनिपुलेट ये है कि अगर हमारे फेवर में रेटिंग्स अगर आप बना दोगे तो मतलब हमें ज़्यादा ऐड मिलेंगे टीवी को, न्यूज़ चैनल के बीच में या कोई प्रोग्राम। तो कुछ दिन पहले कुछ न्यूज़ चैनल्स थे, उन्होंने इसमें रिगिंग कर दी। रिगिंग मतलब मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया पैसे दे के, कि टीआरपी किसी प्रोग्राम की अगर ज़्यादा नहीं है तो रिगिंग करके उसके टीआरपी ज़्यादा बनाना, किस न्यूज़ चैनल को ज़्यादा पॉपुलर बनाना। रिगिंग करने से क्या हुआ, उनको ऐड में फ़ायदा होने लग गया। तो बाद में जब ये भांडा फूटा इन लोगों का, तो उसमें उसको सस्पेंड कर दिया उस बॉडी को। अब इसमें रेटिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों होती है भाई? रेटिंग है, करना नहीं करना इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली रेटिंग एक व्यूअरशिप डाटा होता है एक साल का, जो कि टीवी रेटिंग आर द मेजर ऑन द बेसिस ऑफ विच एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इज बेंचमार्क्ड। द इंडियन टीवी एडवर्टाइजिंग इज वर्थ ओवर 32,000 crores. Both advertiser and broadcasters pay a hefty fee to subscribe to the viewership funding which come out every week. अब इतना बड़ा अगर पैसा लगा हो 32,000 करोड़, तो कोई भी रिगिंग कर लेगा। जब इतना पैसा है तो कोई भी मैनिपुलेट करके अपने फेवर में करना चाहेगा। तो ये बेसिकली रेटिंग का मतलब ये है कि पूरा एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, प्रमोशंस इस जो रेटिंग्स होती है उस पर डिसाइड करते हैं। कि आप पता चला साबुन का ऐड है, वो किस चैनल पे कब आएगा, ये कौन डिसाइड होगा? उस प्रोग्राम की रेटिंग से। तेल का ऐड है, वो किस चैनल पे किस प्रोग्राम के बीच में आएगा, वो उसकी रेटिंग पे डिसाइड करेगा। रेटिंग का मतलब होता है कि उस प्रोग्राम को कितने ज़्यादा लोग देख रहे हैं। भाई एडवर्टीज़मेंट का पर्पज़ यही है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुँच बने। तो इसका मतलब यही है। अब क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? क्या रिगिंग पहली बार हो रही है? नहीं, पहली बार नहीं हो रही है। पहले बार बाद में बना है, इससे पहले टैम हुआ करता था, टेलीविज़न ऑडियंस मेजरमेंट। ये 2002-03 के टाइम पे एक दूरदर्शन के एस वाई कुरैशी आदमी हुआ करते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने एक प्रोग्राम आता था, तो उन्होंने देखा कि प्रोग्राम की जो व्यूअरशिप वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा कम क्यों है? तो बाद में जब उस इशू के जब तह तक गए तो पता चला उसको रिगिंग की गई थी। तो बेसिकली ये टाइम, उस समय टाइम चलता था, तब बार्क नहीं था। तो इसके बाद में जो बार्क आया, जब इवेंचुअली बार्क बोर्ड आउट एंड इवेंचुअली टाइम बोर्ड आउट and BARC was founded in 2010. This is very important as a factual information. When was BARC founded? तो 2010 it will be the answer. तो ये हुआ, फिर BARC आया, BARC ने फिर चीज़ें मैनेज की। अब BARC और टैम में से अच्छा कौन है? जो टैम हुआ करता था वो 9,600 लोगों का एक सैंपल लेता था, BARC लेता है 30,000 लोगों का, इसलिए इसका सैंपल बेस बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या है कि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं बार्क में, तो इसमें जब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, सैंपल साइज़ ज़्यादा है, तो इसकी एक्यूरेसी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब बेसिकली अब होगा क्या कि भाई अब तो डिस्प्यूट में भी आ गया, कंट्रोवर्सी भी चल रही है, तो इसमें क्या होना चाहिए? तो इसमें होना कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने इसमें बोला है कि अपने डाटा को रिव्यू करो और इसके बाद में फिर से जो रेटिंग वाला काम है उसको करो। और एक कमेटी बना दी गई, प्रसार भारती जो सीईओ हैं शशि शेखर के अंडर में, वो जो भी एग्जिस्टिंग गाइडलाइन है उसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद में उसको रिव्यू करके उसको काम करेंगे। बट इसका काम रिव्यू में हो गया है। तो इस न्यूज़ में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा फैक्चुअल है। टेम देख लीजिए क्या था, बार्क देख लीजिए क्या है, और बार्क कब हुआ था, बार्क का काम क्या है, बार्क की फुल फॉर्म क्या है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें एक और न्यूज़ है, ये ओमिक्रॉन से रिलेटेड है। ओमिक्रॉन विरुलेंस, क्या वैक्सीनेशन करने से ओमिक्रॉन में फ़ायदा होगा? तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इसमें बेसिकली वैक्सीनेशन एक प्रिकॉशनरी मेजर है। मोटा इसका आंसर यही है कि वैक्सीनेशन लगाने से कोई 100% फुल प्रूफ नहीं है, बट ये प्रिकॉशन है जिससे रिस्क कम होगा। बीमार आदमी पड़ेगा, सिम्टम्स माइल्ड होंगे, बट इसका असर कम होगा और मॉर्टेलिटी रेट कम होगा, हॉस्पिटलाइज आदमी कम होगा। जैसे डेल्टा में जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट था वो 50% था, 20%, बट इसमें जो है 5% है। 5% ही चांस है जो आदमी हॉस्पिटलाइज होगा। अभी तक जैसे जो भी ये है क्या, ओमिक्रॉन जो लेटेस्ट सार्स का कोविड वर्जन है, ये 2 वर्जन का 5वां वर्जन है। इससे पहले कौन कौन आ गए हैं? अल्फ़ा आ चुका है, बीटा आ चुका है, गामा आ चुका है, डेल्टा, ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन उस सीरीज़ का 5वां वायरस है, ठीक है। अभी तक
अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। और ये सीरीज़ कौन सी है? सार्स कोव 2। ये बेसिकली इसका जो ओरिजिनल वायरस है, ये उसका नाम है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें पूरी कहानी का जो सार है, कहानी का सार ये है, earlier this week, as cases surged across India, vaccine manufacturer Bharat Biotech announced that its booster dose has now shown to neutralize both Omicron and the Delta variant of SARS-CoV-2. 100% of the test serum samples showed neutralization of Delta variant and more than 90% of serum samples showed neutralization. अब जैसे बूस्टर डोज लगाने के बाद बायोटेक है जो, उसने मतलब क्लेम किया है कि बूस्टर डोज अगर लग जाती है तो ये 100% ये न्यूट्रलाइज कर देगा वायरस के असर को। तो बट ये अब इसमें क्या स्टैंड है? नीति आयोग ने भी यही बोला है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो रेट था ओमिक्रॉन का 5 से 10% है, डेल्टा में 20% था। बट ये इसके जो वैक्सीनेशन जिनका हो चुका है, वैक्सीन जिनको लग चुकी है, उनके ऊपर ये असर देखा जा रहा है, बहुत कम असर है। और इसके बाद में इसका हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत कम है, सिम्टम्स माइल्ड हैं। बट फिर भी अभी डाटा आना बहुत बाकी है, डाटा आने दीजिए, क्या डाटा आता है। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा कि ये माइल्ड है ओमिक्रॉन या सीवियर है। फिर भी प्रिकॉशन इसमें लेना ज़रूरी है। और इसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स अभी डिटेक्ट नहीं हुए हैं, अभी इसमें कुछ भी कहना बहुत ही जल्दी होगा। तो प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी, प्रिकॉशन ही अभी लेना चाहिए, इसके अलावा सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि इंडिया चाइना ट्रेड क्रॉस्ड $125 बिलियन इन 2021। आपको पता है कि जो इंडिया होता है लगभग चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करता है और इंडिया एक्सपोर्ट कम है। इंडिया का फेवर में, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया के फेवर में नहीं है। तो टोटल जो 2021 में $125.6 बिलियन का ट्रेड हुआ था, जिसमें कि 90 इंडिया इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना अकाउंटिंग 97, इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। इंडिया ने इंपोर्ट 97.5 बिलियन किया है और एक्सपोर्ट किया है 28। तो लगभग इतना ही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इंडिया के फेवर में नहीं है, चाइना के फेवर में है। तो ये है, बस इतना ही है, ये कोई पूछने वाला नहीं है इस न्यूज़ को, तो ठीक है। अगली स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ हैं। अच्छा, एक लास्ट एक न्यूज़ है, हंगर इंडेक्स। इसको हम क्विज़ में हम लोगों ने कवर किया हुआ है। इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 कंट्रीज़ में 101 है। बेसिकली ये नीचे गई है और ये इसका कारण कोविड भी हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है। पर इसमें जो इम्पोर्टेंट यही है कि इंडिया इज़ रैंक्ड 101 अमंग 116 नेशंस इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, फैक्चुअल पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे एक मतलब आयरनी बोली जा रही है कि गवर्नमेंट जहाँ पे एक तरफ 5 ट्रिलियन इकॉनमी 2024 तक बनने की बात कर रही है, वहीं पे दूसरी तरफ मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया इज़ फार क्राई फ्रॉम सच ए रियलिटी। मतलब यहाँ पे सच में इतनी गरीबी है और इंडिया 5 ट्रिलियन इकॉनमी की 24 तक बनने की बात कर रही है। तो ये थोड़ा सा मतलब एक गंभीर विषय है, इसमें देखना चाहिए और क्या हो सकता है। और इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंडिया का इंडेक्स में क्या है, 5 ट्रिलियन इकॉनमी इंडिया 2024 तक बनने वाली है, ये इम्पॉर्टेंट है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज के लिए इतना ही था। और इसके बाद में इसका जो सेगमेंट न्यूज़पेपर का है ये तो ओवर हो गया। अब हम लोग जो वोकैब में 5 इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। और जो आज 5 इंपॉर्टेंट जो वोकेबलरीज़ हैं उनमें से आज हम लोग पहला लेते हैं। ये सारी वो वोकेबलरीज़ हैं जो हाईलाइटेड हैं ग्रीन कलर से, जिसने भी ये देखा होगा उसमें से ये हम लोग डिफरेंट कलर से करने का मतलब ही यही है कि इसमें ईजिली आइडेंटिफाई हो सके। पहला जो वर्ड है रिजुवनेटर, इसका मतलब होता है कायाकल्प। कायाकल्प किसी भी चीज़ का रिजुवनेट करना, जैसे कोई बिल्डिंग है, ये वर्ड जहाँ से उठाया है सेंटेंस फॉर्मेशन में आप लोग इसको पूरी तरह से देख सकते हैं। रिजुवनेटर का मतलब होता है कायाकल्प करना। ये पहला जो इरनस है, ये WTO वाला जो आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा है ये वहाँ से उठाया है। इरनस मतलब गलत, इरनस का मतलब होता है कोई भी चीज़ को मतलब गलत है, इरनस स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट ये गलत होता है, ये वहाँ से उठाया गया है। विरुलेंस, ये हम लोग ओमिक्रॉन जो वायरस वाला जो आर्टिकल था
ये वहाँ से उठाया है। विषैला होता है उस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया। वायरस जो ओमिक्रॉन वायरस विरुलेंस है, जो विषैला होता है उसको बोलते हैं। हेल्म है अगला जो इम्पोर्टेंट। हेल्म मतलब पतवार होता है, संचालन जिसके द्वारा होता है। जैसे किसी का जैसे संचालन है, पतवार है या हेल्म, उस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग उस स्टेट फॉर्मेशन उसको देख लीजिए, बस उसका मतलब ये होता है। एग्रीगेटर्स होता है। एग्रीगेटर का एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे नहीं मिला इसमें, लेकिन एग्रीगेटर का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल से मैंने कोशिश की है इसको समझाने की, किसी भी चीज़ को समूह में एकत्रित करके व्यवस्थित करना। तो बेसिकली जैसे जोमेटो है, जोमेटो एक एग्रीगेटर है। वो बेसिकली क्या करता है कि जो भी रेस्टोरेंट्स होते हैं, कोई भी चीज़ होती है, उसको जाके आपकी जो डिमांड है उनको जाके वहाँ पे दे देता है। बस इतना ही है। तो एग्रीगेटर का मतलब एक चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके फॉरवर्ड करना, चीज़ों को समूह में इकट्ठा करना। तो ये 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। और इसके बाद में जो भी है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर ऑल दिस वीडियो। और इसका जो क्विज सेगमेंट है, इसमें क्विज सेगमेंट में इससे ही रिलेटेड है, इसको मिस नहीं करना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।